हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कैसा लगा पिछला एपिसोड? तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। मध्यकालीन बिहार का इतिहास आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। चलिए फिर आज हम इस एपिसोड में आज स्टार्ट कर रहे हैं हम आधुनिक बिहार। ठीक है, आधुनिक बिहार से बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे बीपीएससी में पूछे जाते हैं। बीपीएससी हुआ या बिहार का कोई भी एग्जाम हुआ, दरोगा का हुआ या फिर बिहार पुलिस का हुआ, उसमें पूछे जाते हैं। तो आधुनिक बिहार में हम लोग मतलब इस लेक्चर को करेंगे, इस सीरीज को करेंगे। और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये एपिसोड, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आधुनिक बिहार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो इसको हम लोग करेंगे। और एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सारे आधुनिक बिहार को मैं कवर कर लूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को मतलब बार बार ढूंढना ना पड़े। ठीक है, और मध्यकालीन बिहार और प्राचीन बिहार का जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर किया जा चुका है, उसको आप लोग देख सकते हैं जाकर के थंबनेल पे, जैसे कि होगा वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक बिहार जो है वो आधुनिक बिहार में हम लोग यही देखेंगे कि बंगाल के जो नवाब हुए थे, बंगाल और बिहार के जो नवाब हुए थे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आकर के यहाँ पे शासन करती है। फिर आधुनिक बिहार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे अंग्रेज कैसे शासन करते हैं, और यहाँ से कैसे भारत छोड़ो आंदोलन जो स्वतंत्रता संघर्ष था वहाँ तक, और भारत की आज़ादी तक देखेंगे कि यहाँ तक देखेंगे कि वहाँ पे मतलब कैसे बिहार का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो एक जो भी मतलब प्री के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, मध्यकालीन बिहार और प्राचीन बिहार आप लोग देखें या ना देखें वो मैटर नहीं करता, लेकिन आधुनिक बिहार का जो एपिसोड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हो या फिर प्री के प्रोस्पेक्टिव से, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आधुनिक बिहार। और आधुनिक बिहार में हम आज देखेंगे बंगाल के नवाब और बिहार। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये है कि नवाब अलीवर्दी खान की बिहार में कार्यकाल जो थी वो क्या थी? तो 1734 से 1740 ईस्वी तक थी। अलीवर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कब किया था? तो 1740 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न है, वो है बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने की थी। 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? तो हैबतगंज की हत्या हुई थी। 1748 में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो अफगानों को पराजित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो राजा राम नारायण था। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो ये सुजाउद्दीन को क्या किया था कि बिहार की सूबेदारी को दे दिया था। अलीवर्दी खान ने बिहार, एक सेकेंड यहाँ पे देखेंगे कि अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है कि बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुहा के समीप मराठों को पराजित कर दिया था। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग की 1748 में उसका वध कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो इस टॉपिक में है कि ये टॉपिक जो है वो बिहार में यूरोपीय कंपनी, बिहार में यूरोपीय कंपनी कैसे कैसे यहाँ पे मतलब स्थापित होती है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला जो है यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? तो ये फ्रांसीसी ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी, बाकी अंग्रेज, डच और डेन ने किया था। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी क्या चीज़? तो यहाँ से अनाज, सोरा और वस्त्र। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं कि अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी, तो उपयुक्त सभी यानी कि अनाज, सोरा, अफीम। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो ये जॉन मार्शल ने चर्चा की है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में बिहार आया था।
नेक्स्ट देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी तो 1, 3 और 4 यानी कि भंडारण केंद्र। उसके बाद से जो था 1, 3 नंबर है व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। आगे देखते हैं कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी, तो शाहजहां के शासनकाल में स्थापित की थी। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए, तो पुर्तगाली आए। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया, तो आलमगंज पटना में किया। उन्होंने वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। 1620 में कोशिश किया था लेकिन 1651 में उसको वास्तविक मतलब सफलता मिला था। आगे देखते हैं कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनॉक कब बना, तो जॉब चारनॉक जो था 1664 ईस्वी में बना और यहीं जॉब चारनॉक ने कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। आगे देखते हैं कि बिहार में डच या जिसको हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से जाना जाता था फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1632 ईस्वी में हुई थी। पटना सिटी जो है में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी, तो 1774 में की थी। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था, तो यह बताया था तैवर्निया ने। यह फ्रांसीसी यात्री था और इसने बताया था कि पटना जो है वो मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। ओके, आगे देखते हैं कि किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है, तो मैंड्रिक ने बताया है। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी, तो अंग्रेजी फैक्ट्री थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि अंग्रेज और बिहार, ठीक है, अंग्रेजों के साथ बिहार का कैसा संबंध रहा और क्या क्या कारनामे अंग्रेजों ने यहाँ पे बिहार में किए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्लासी के युद्ध जो 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था, तो बिहार का उपनवाब बना था मीरन बना था। आगे है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो मीर कासिम ने बनाया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो रॉल्फ फिंच था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, तो अली गौहर ने किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था, तो 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किया किसने, तो शाह आलम द्वितीय ने, जिसको अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त किया था शाह आलम द्वितीय ने किया था। अंग्रेजों का यह अधिकार 1765 में मिला था। कब, 1764 बक्सर युद्ध के बाद। शाह आलम द्वितीय जो थे ना अवध के नवाब, वही दिए थे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लेके गया, क्योंकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से क्या किया कि मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी उसको हटा करके मुंगेर यानी कि बिहार में लेकर के आया। आगे देखते हैं कि बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ, तो 1770 में हुआ था। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को अब कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया, तो 1767 में बनाया गया। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था, तो अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पटना में स्थित जो गोलघर था का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्नवालिस के काल में हुआ था। गोलघर का निर्माण जॉन गैस्टी ने कराया था। एक बार ये बीपीएससी में पूछा गया था, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद 63वीं बीपीएससी में ये पूछा गया था। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में क्या सही है, तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया, ये भी सही है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि एक सारण और दूसरा चंपारण, ये भी सही है। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे, तो ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। पटना में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया, तो मीर जाफर ने किया था। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया था किसने,
तो राजा राम नारायण ने भी किया था, पहलवान सिंह ने किया था, कामगार खान एवं सुंदर सिंह ने किया था। तो इसलिए उपयुक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कामगार खान नरहट के जमींदार पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदरी सिंह टिकारी के थे। ओके, आगे देखते हैं कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी। तो कासिम ने मुंगेर में की थी, जो उसकी राजधानी थी। कहाँ से चेंज किया था? तो मुर्शिदाबाद से चेंज किया था। ओके, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ये सही है। बक्सर जो बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम जो बंगाल से थे, शुजाउद्दौला अवध से थे, तथा शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट जो थे वो संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ाई हुई थी। बक्सर के युद्ध में किसे विजय मिली थी? तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय मिला था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। ओके, 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था किसने? तो ये भाग लिया था इसका इकबाल अली खान ने और नारायण सिंह ने, दोनों लोगों ने भाग लिया था। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन कर दिया, यानी कि वारन हेस्टिंग्स जो था इसने क्या किया था? दमन कर दिया था। पटना नगर निगम पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो एलिस ने कर लिया था। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये सिताब राय को किया था। बीपीएससी 44वें में पूछा गया प्रश्न है। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। ये सीडीपी 1998 में पूछा गया प्रश्न है। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए में दी थी। आगे देखते हैं कि अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो नवाब मुनीरुद्दौला का था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो ये वाला जो टॉपिक है ये है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो देखेंगे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष का जो सब टॉपिक है वो है हमारा 1857 का रिवोल्ट, यानी 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न जो है वो बिहार में 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो बिहार में जब 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उस समय जो बिहार के जो नेता थे, महत्वपूर्ण नेता, वो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के जो राजा थे वो कुंवर सिंह थे। 43वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था। शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये अमर सिंह के मतलब नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो स्थापित सरकार का जो प्रधान था वो कौन था? वो हरिकिशन सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 की विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो केवल जो मुंगेर था वहीं अप्रभावित रहा था। बाकी दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर में विद्रोह का अच्छा खासा असर था। आगे देखते हैं कि 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकार प्रशासन समाप्त हो चुका है। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ? तो वो तिरहुत के लोगों को आभास हुआ। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ था? तो ये जगदीशपुर में था। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था किससे? तो आजमगढ़ से था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो ये जो था वो 1845 से 1846। उस समय पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845 से 46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली थे। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दी गई थी। आगे देखते हैं कि कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो कुंवर सिंह को रीवा के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी।
रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी, लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़ करके कहीं और चला गया। नेक्स्ट देखते हैं कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था। तो ये ली ग्रैंड थे, ली ग्रैंड नामक एक अंग्रेज कैप्टन था, उसके साथ अंतिम समय में युद्ध किया था। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लिंग्रेड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात 3 दिन के बाद में कुंवर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं कि कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की। तो अवध के शासक ने। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था। तो कानपुर की लड़ाई में नाना साहब का इसने सहयोग किया था। यह युद्ध 1857 में लड़ा गया था, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था। तो ये आजमगढ़ पर मतलब क्या किया था कि जिला पर अधिकार स्थापित कर लिया था। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुआ और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 1718 बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों में जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी। तो ये उपयुक्त सभी यानी कि हथुआ, पंडौल और बेतिया। ठीक है, जमींदारों ने कंपनी की क्या किया था कि इन्होंने सहायता प्रदान किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कि कमिश्नर कौन था। तो विलियम टेलर था। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात E.S. सम्यूलस की नियुक्ति इस पद पर हुई। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ था। तो 3 जुलाई 1857 को व्यापक विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिरों को अंशतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका था। तो विसेंट आयर का था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है। तो शाहाबाद, पटना और बिहार के सैनिकों को 1857 के विद्रोह के दौरान हटा लिया गया था। आगे देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था। तो अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई था। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा। तो कैमूर की पहाड़ियों से हमेशा करता रहता था। ठीक है, करते रहते थे, सॉरी मैं करता रहता था बोल दिया, चूँकि वीर हमारी स्वतंत्रता संघर्ष की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, तो उनको रेस्पेक्ट देना हम सब किसी का फर्ज बनता है। तो ठीक है, टंग स्लिप कर गया, इसके लिए सॉरी। तो एक बार फिर से, किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा। तो ये कैमूर की पहाड़ियों से वो हमेशा छापामार युद्ध करते रहे थे। दानापुर की सैनिकों को कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। तो ये 25 जुलाई 1857। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह के मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। तो ये था टेलर, विलियम टेलर। वहीं कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए, क्योंकि बुला करके उनके साथ कुछ भी किया जा सकता था, इसलिए नहीं गए। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप उस क्षेत्र का शासक घोषित कर लिया। तो आरा पर अधिकार करके शासक घोषित कर लिया। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कौन, कहाँ पे। तो छपरा में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था। तो लियाकत अली से मिलने का प्रयास किया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था। तो ये महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया था। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो 5 फरवरी 1807 को पेचिश के कारण जो गोरखपुर जेल में अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो बिहार से किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई।
कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो कुंवर सिंह थे। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा प्रस्तुत करता है? तो बी नंबर, यानी कि पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन को स्वयं राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान थे। बिहार के सिख भिखारी संबंधित है किससे? तो 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 को। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली की फांसी कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई थी। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो 1, 2 और 3, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला, बायजुल हक और मोहम्मद हुसैन को। आगे देखते हैं कि 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे सारण थे, चंपारण थे, तिरहुत थे एवं पटना, यानी कि सभी थे। सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना, इसलिए ऑप्शन डी इसका जो होगा वो सही होगा। तो इस टॉपिक में देखेंगे हम अन्य विद्रोह और आंदोलन, बिहार से संबंधित अन्य विद्रोह और आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो 1855 से 1857 थी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसमें से सिद्धू थे, कान्हू थे, चांद थे और भैरव थे, यानी कि ये सभी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि कोल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो कोल विद्रोह की जो अवधि थी वो 1881 से 1882 थी। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1895 में हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो ये भागलपुर और राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे बीपीएससी 40वें में पूछा हुआ प्रश्न है। 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए, बीपीएससी 40 में पूछा गया है। तो ये है चंपारण, ठीक है। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की जो क्षेत्र है वो चंपारण है। मुंगेर का बहैया ताल का विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास भूमि की वापसी की मांग। ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न, ये पूछा गया है बीपीएससी में। नेक्स्ट देखते हैं कि 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है कौन सा है? तो बख्श आंदोलन है, ऑप्शन सी सही है। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बन गया था? तो केंद्र था वो क्या था? पूर्णिया था। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ये उपयुक्त सभी, यानी कि सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये उपयुक्त सभी जिला प्रभावित हुआ था। आगे देखते हैं कि ये टॉपिक जो है हम लोगों का ये है, तो इस टॉपिक में है देखेंगे हम कि बहावी आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो बहावी आंदोलन है, ठीक है। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो बहावी। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया किसने किया? तो ये सैयद अहमद सईद ने किया था, ठीक है। बहावी आंदोलन सैयद अहमद जो उत्तर प्रदेश के थे, इनका जन्म 1786 में हुआ था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बहावी आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इसका मुख्य केंद्र था वो पटना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए? तो सैयद अहमद पटना जो आए थे 1821 में आए थे। 1830 के दशक में पटना केंद्र किसका था? तो बहावी विद्रोह का केंद्र था। बहावी आंदोलन लगभग 46 वर्षों यानी 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र रहा।
पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो पटना में जो बहावी आंदोलन के जो मुख्य नेता थे विलायत अली और मिनायत अली थे। विलायत अली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो अहमदुल्ला को मतलब आजीवन कारावास की सजा मिली थी। वो कैसे? तो पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो ये अहमदुल्ला थे। नेक्स्ट है कि विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। विलायत अली और इनायत अली दोनों क्या थे? तो दोनों भाई थे। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ? तो इनायत अली हुआ। विलायत अली जब मर जाते हैं, कि मृत्यु हो जाती है, तो इनायत अली आंदोलन का प्रमुख नेता बनते हैं। इनायत अली की जो मृत्यु है वो 1858 में हुई थी। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला के पिता कौन थे? तो विलायत अली थे। 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? तो प्लाइडेन थे। इस मुकदमे में तीन पटना के बहावियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया। पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई थी। 1870 से 71 तक समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाया? तो ये लॉर्ड रिपन ने क्या हुआ कि जो बच गए थे बहावी कैदी, उनका क्या किया, ये मतलब क्या किया था, उनका कैदियों की रिहाई करवाया था। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर यह रिहाई हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो इसका जो आंसर है वो सैयद अहमद बरेलवी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सैयद अहमद बरेलवी। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो सिताना में किया था। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। क्या है? तो उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। वे उनकी मृत्यु बालाकोट में हुई। ठीक है, तो इसमें सही कौन है? तो 1, 2, 3, 4 यानी कि ये जो चारों ऑप्शन है ये सही आंसर, सभी आंसर सही है। बहावी नेता इनायत अली जो थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 में हुई थी। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? तो ये मकसूद अली थे। इनायत अली भी जब मर गए तो उसके बाद से मकसूद अली ने संभाला। सबसे पहले विलायत अली थे, तो विलायत अली जब मर जाते हैं तो फिर इनायत अली बनते हैं प्रमुख नेता, फिर उसके बाद से मकसूद अली बनते हैं। बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित कहाँ किया था? तो 1863 के युद्ध में किया था। बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काले पानी की सजा हुई थी? तो उपयुक्त सभी यानी कि अब्दुल रहीम को, याहिया अली को, अहमदुल्ला को। नेक्स्ट है कि पटना स्थित बहावियों का केंद्र क्या कहलाता था? तो काफिला कहलाता था। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ? तो फरायजी आंदोलन आरंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि टॉपिक है कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दरभंगा में हुई थी। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 में हुई थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अधोर कामनी देवी ने किया था प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में हुई थी। किसने किया था? तो श्रीमती अघोर कामनी देवी ने किया था। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे?
तो मुख्य कारण थे वो क्या थे? ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि थी, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष था, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव थे, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी यानी कि सभी आंसर इसका सही होगा। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए? तो 1887। आप लोगों को बताते चलूं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और 1887 में बिहार के प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेते हैं। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहायता से मदद की थी? तो दरभंगा के महाराजा ने किया था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में भी पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फखरुद्दीन ने रखा था। पटना कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1863 में हुई थी और पटना विश्वविद्यालय के बात आया तो 1916, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट है कि बिहार में सदर अंजुमन ये हिंद नामक जो संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। तिलक या दहेज प्रथा जो होती है उसको समाप्त करने के लिए संस्था बनाई गई। तो संस्था का नाम क्या था? तो अंजुमन ये हिंद, ठीक है। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। क्या हुआ था ना कि जब बंगाल विभाजन जो हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, तो उस समय क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता इतनी मजबूत थी, तो वो जब मतलब बंगाल विभाजन हुआ तो एक दूसरे के हाथों पे क्या करते थे? वो राखी बांधते थे, ठीक है। तो बिहार में वो कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे सर अली इमाम, और प्रांतीय पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये भागलपुर में हुआ था। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ तथा इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, जो बाद में वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट है कि बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब किया गया, कब प्रारंभ हुआ? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 1894 में हुआ था। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महेश नारायण प्रथम संपादक किसके थे? तो बिहार टाइम्स के थे, ठीक है। बिहार टाइम्स के जो थे वो महेश नारायण थे, उसके प्रथम संपादक थे। ये पूछा हुआ प्रश्न है। और बिहार टाइम्स पत्र प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। आगे देखते हैं बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? तो 1906 में उसका बिहार टाइम्स का नाम जो है बदल करके बिहारी रख दिया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो नवाब सरफराज हुसैन खान थे। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन थे। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। बिहारी छात्र सम्मेलन कब हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। यह 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था, जिसका सभापतित्व जो है सरफुद्दीन ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन के जो अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो RN माधोलकर ने किया था। श्री मजहरुल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सचिव थे। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? तो मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट देखते हैं कि पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो 1917 में हुई है, ठीक है। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई है। और सॉरी, मैंने वहाँ पे मिस कर गया। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में और पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो 1916 में हुई है, ठीक है। एक बार क्लियर कर लीजिएगा उसको।
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ है? तो 1908 में हुआ। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है 1951 में, तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना की गई? तो 16 दिसंबर 1916 में की गई। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजहरुल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजहरुल हक थे। और नेक्स्ट देखते हैं कि होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को ये पटना आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना में जो 27वां अधिवेशन जो था वो बांकीपुर पटना में उन्होंने भाग लिया था। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग लिया था। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसका आंसर है राय पूरन चंद्र ने रखा था। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देखते हैं कि राय पूरन चंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके, इसे कार्यान्वित किया। और उनके दो पुत्रों राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने कार्यान्वित किया था। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर जिला जो है वो मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की किसने? तो जनकधारी प्रसाद ने की थी। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1893 ईस्वी में हुई। बीपीएससी 41वें में पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। और बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था। ये बीपीएससी 42वीं का क्वेश्चन है। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद और गया पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। कब हुए? तो 1917 में हुए थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला? तो 1912 में मिला था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। नेक्स्ट देखते हैं कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि है। तो 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 रुपये से 1 रुपये तक इसका किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था, प्रांत की गठन की घोषणा की थी? तो जॉर्ज प्रथम जो था उसने क्या किया था? ब्रिटिश राजा ने बंगाल से बिहार को अलग करके कर दिया था। ठीक है। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिहार में सबसे पहले स्टूडेंट यूनियन या सम्मेलन का गठन किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो फखरुद्दीन थे। इसकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। और इसमें प्रथम बार किसने भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग लिया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. माधवलकर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। ठीक है, तो बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद देखते हैं। तो एक टर्म है यहाँ पे राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का अगर डेफिनेशन पूछा जाए, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। तो अपने देश के या अपने राष्ट्र के प्रति एकता, अखंडता और त्याग की जो भावना होती है, त्याग की भावना रखने की जो प्रवृत्ति होती है, वही राष्ट्रवाद कहलाती है, यानी कि नेशनलिज्म होती है। ठीक है। तो बिहार में भी कैसे कैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन से लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है वो देखते हैं।
तो पहला प्रश्न ये है कि अब 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। तो इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया था? तो इसमें जो अंजाम जो दिया था वो खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। आगे का प्रश्न देखते हैं कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई। और क्या हुआ कि फांसी के डर से ये क्या हुआ कि प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया कि खुद को आत्महत्या कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इनसे संबंधित जो कथन है वो सी है, यानी कि उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर उसने आत्महत्या कर ली, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। प्रफुल्ल चाकी 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या की। बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी कब? तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु जो थे वो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सजा क्या किया कि बरकरार रखा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किसने किया? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे जो जेबीएन कॉलेज पटना के छात्र थे। नेक्स्ट देखते हैं कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ये जो किए थे वो भूपेंद्र नाथ दत्त थे, उन्होंने किया था। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बंकिम चंद्र मित्र शामिल थे। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने सत्ययुग नामक जो पत्रिका थी उसको प्रकाशित किया था। सत्ययुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित की गई थी। आगे देखते हैं कि स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया किसने? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने इसका संपादन किया। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है, तो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर में छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया था। आगे देखते हैं किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उनके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया? तो ये बिहारी पत्रिका के संपादक को हटा करके सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त कर दिया। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उनके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। रेवती नाग संबंधित है किससे? तो भागलपुर से रेवती नाग संबंधित है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति जो थी उसकी मतलब प्रचार के लिए भागलपुर में इसको भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि श्री सचिन बख्शी थे, वो कौन थे? तो ये क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो इनको भागलपुर में गिरफ्तार किया गया था। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तो जोगेंद्र शुक्ल पे चला था। श्री जोगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिहार के किस उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। ये बीपीएससी 47वीं का प्रश्न है। एक बार और फिर से रिपीट करता हूं मैं, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की बैठक में हिस्सा लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष थे। नेक्स्ट देखते हैं कि श्री मणिंद्र नारायण राय जो थे वो कौन थे? तो वो जो थे वो क्रांतिकारी थे। श्री मणिंद्र नारायण राय पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो मोतिहारी। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो मोतिहारी।
12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो ये मुंगेर में हुई थी। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो ये प्रोफेसर ज्ञान साहा ने मनाने का, वो जो नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई थी। आगे देखते हैं कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में। और वहीं बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। याद रखिएगा, पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो मणिंद्र नारायण राय ने किया था। इसकी स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण बल्लभ सहाय थे। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। कहाँ से? तो पटना से निकाली गई थी। आगे देखते हैं कि तरुण भारत संघ संबंधित था। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे महावीर पत्रिका के संपादक थे। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसे राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो फणींद्रनाथ घोष थे, और फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी, यानी कि ए और बी दोनों थे। ओके, आगे देखते हैं कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो बाबाजी ठाकुरदास ने की थी। वर्ष 1906 या 7 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाबाजी ठाकुरदास ने किया था। निम्नलिखित में कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो यदुनाथ सरकार थे। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति जो थी वो क्या एक क्रांतिकारी संगठन थी। ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, पूछे जाने की संभावना भी है। चंपारण जिला के मौलनिया डकैती के संबंधित में मतलब कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यह राजनीतिक डकैती थी, ये भी सही है। इस केस में सिलसिले में जोगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी, ये भी सही है। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। तो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल थे। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे मिली थी? तो बैकुंठ शुक्ल को मिली थी। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया? तो बिहार में जो सौंपा गया था वो फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को, दोनों को सौंपा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? तो जनवरी 1933 में घटी थी। आगे देखते हैं कि गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे, तो फणींद्रनाथ घोष नहीं थे, बाकी सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा और ब्रजभूषण सहाय ये लोग संबंधित थे। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो ये रामदेनी सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। हुआ क्या था? तो हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। बिहार की चर्चित महिलाएं जो कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी, क्या थी? तो एक क्रांतिकारी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि दशेर कथा, जो अभी दशेर कथा का जो हम लोगों ने जिक्र किया, ये दशेर कथा अभी यूपीएससी ये 2020 का जो प्रीलिम्स में पूछा गया था ये, ठीक है। देखते हैं कि दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? तो सखा गणेश देवस्कर थे। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। चुनचुन पांडे कौन थे? चुलबुल पांडे नहीं, याद रखिएगा ये चुनचुन पांडे हैं। चुनचुन पांडे कौन थे? तो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। ये लोग क्रांतिकारी थे लोग। ओके, अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा चंपारण सत्याग्रह। यही चंपारण सत्याग्रह है जिससे महात्मा गांधी को प्रसिद्धि मिली और भारत में प्रसिद्धि मिली उनको, और इनका ये आंदोलन जो था पहला आंदोलन इनका ये सफल रहा, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो चंपारण आंदोलन 1917 क्या था? तो नील किसानों का आंदोलन था, ठीक है, यानी कि किसान आंदोलन था। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि तिनकठिया जो प्रथा थी किससे संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी होगा सही। अंग्रेज बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही करवा लिया था कि जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे
नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया प्रथा करते हैं, यानी कि 3/20, यानी कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है ना, तो मतलब 20 कट्ठा का 1 बीघा, तो इसमें से 3 कट्ठा जो है उसमें आपको क्या करना था, उसमें मतलब 3 कट्ठा में नील की खेती करना था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पे गए थे, तो ये राजकुमार शुक्ल थे, इनके बुलावे पे गए थे। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। वहीं 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 3 कटिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी कहाँ पे, तो चंपारण में प्रचलित थी। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था, तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था, 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि 3 कठिया प्रथा का अंत हुआ था, सभी रैयतों के लगान वापस कर दिए गए थे, बागान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध नकदों का 25% वापस कर दिया गया था। ओके, आगे देखते हैं कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे, तो ये जनकधारी प्रसाद थे, उनको अपना क्या किए थे, कार्यभार सौंप दिए थे। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, तो यही चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह का नाम आता है। गांधी जी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था, बीपीएससी 42 में पूछा गया प्रश्न है, तो चंपारण में इन्होंने भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो राजकुमार शुक्ल थे, उसने किया था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है, ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है, बाकी राजेंद्र प्रसाद साथ में थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, और जेबी कृपलानी भी चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ ही साथ थे। ठीक है, बीपीएससी 42वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था, तो चंपारण का दुख दूर करने के लिए उसने आंदोलन को सत्याग्रह किया था। ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध किससे है, तो महात्मा गांधी से। ओके, सीडीपीओ 1998 में पूछा गया प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पे, तो मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था, इसका ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। तो ये जो था वो आंसर इसका होगा कि ये नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन कौन स्थान जुड़ा हुआ है, तो चंपारण जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, तो 1917 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया, तो चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया, 1917 से प्रवेश किया। ओके, आगे देखते हैं कि 1919 के सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 1919 के सत्याग्रह, असहयोग और खिलाफत आंदोलन और बिहार। तो देखते हैं पहला प्रश्न, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ, तो ये सैयद हसन इमाम के अध्यक्षता में हुआ था, ये बिहारी नेता थे। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए हुआ था, जिसमें ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था वही जो इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल कब हुई थी, 6 अप्रैल 1919 को, और 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पे हुई थी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिसको नाम से जालियांवाला बाग में हुआ था, अमृतसर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया, तो सैयद हसन इमाम के ने वो विशाल नेतृत्व किया था। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी, नहीं की, उसकी अध्यक्षता भी जो है वो उसने हसन इमाम ने ही की थी। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई, ठीक है, तो ये जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो पटना में हुई थी। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ कब, तो फरवरी 1919 में हुआ था। यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में
आरंभ हुई थी। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था बिहार में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मजरूहरुल हक ने किया था। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो ये थी बी अम्मा। ठीक है, बी अम्मा ज्यादा सक्रिय रही थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग समर्थन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह भागलपुर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व असहयोग का ही समर्थन किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहाँ पे? तो 1920 में प्रारंभ हुआ था। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ कहाँ पे? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभ किया था। इस साप्ताहिक प्रकाशन का साप्ताहिक का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। स्वामी विद्यानंद संबंधित है किससे है? तो किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी कहाँ पे? तो पटना में हुई थी। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उसका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पे नियुक्त कौन हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने कौन? तो मजहरुल हक इसके कुलपति बने। ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो दीपनारायण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद जुब्बैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो ये मुंगेर जिला का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम थे। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ की स्थिति सबसे गंभीर थी? तो तिरहुत की सबसे स्थिति जो गंभीर थी असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी कि नॉन कोऑपरेशन वायलेंट के दौरान। ठीक है, वायलेंट नहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान मुजफ्फरपुर जो आंदोलन का केंद्र बन गया था। ओके, आगे देखते हैं। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है? तो ये है राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वे छपरा महानगरपालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? तो 9,42,000 बिहार प्रेसिडेंसी को तिलक फंड के लिए जमा करना था। कितना? 9,42,000। यह धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी। ये धनराशि किसने निश्चित की थी? तो कांग्रेस ने निश्चित की थी। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था किसने? तो मजहरुल हक ने किया था। मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन किया था। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की? तो 7.5 लाख रुपए एकत्रित की। और कितना रुपया एकत्रित करना था? तो 9,42,000, जिसमें से 7.5। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो जुलाई 1921 होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस नगर में 1921 के नगरपालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो ये मुजफ्फरपुर का जो नगरपालिका चुनाव था उसमें पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं कि अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्राप्त किया था? तो बिहार शरीफ के मतलब युवकों ने, वहाँ के नागरिकों ने क्या किया था कि अभिनंदन पत्र प्रदान किया था किनको? गांधी जी को। आगे देखते हैं कि सत्यनारायण लाल संबंधित है। तो सत्यनारायण लाल किससे संबंधित है? तो बक्सर से संबंधित है। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो भागलपुर में विशेष ध्यान दिया गया। भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो 22 से 23 दिसंबर 1921 को हुई थी।
नेक्स्ट देखते हैं बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 27 नवंबर 1921 को हुई थी। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। नेक्स्ट देखते हैं कि किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद थे। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया? तो ये विदेशिया, ये तारापद बनर्जी जो थे वे विदेशिया का इश्तेहार छापते थे, इसी पर इनको मुकदमा चलाया गया। बाबू तारापद बनर्जी कहाँ के थे? तो दरभंगा के थे। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो ये मुजफ्फरपुर जो था वो असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा जो था वो केंद्र था। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो ये 25 अगस्त 1922 को आई थी। सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची थी। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो 37वां अधिवेशन जो 1922 में जो हुआ था वो गया में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। राजेंद्र प्रसाद स्वागत कारनी के सचिव थे। नेक्स्ट है कि गया के कांग्रेस अधिवेशन के सबसे प्रमुख प्रश्न कौन सा था? तो विधान परिषद में प्रवेश था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ। आगे देखते हैं कि बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो फरवरी 1923 में हुई। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर होगा श्री नारायण प्रसाद बने। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा कृष्ण वल्लभ सहाय सहायक सचिव बने। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो पटना के नगरपालिका चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। आगे देखते हैं कि 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार के विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? तो 8 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। किसने? तो स्वराज पार्टी ने। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की? तो 10 सीटें प्राप्त की। ठीक है, आगे देखते हैं कि सर्च लाइट जो अखबार जो निकलना प्रारंभ हुआ था, तो सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने इसको निकालना प्रारंभ किया था। और सर्च लाइट का प्रकाशन 1918 से पटना में प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं कि 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा वो भागलपुर रहा था। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किसका? तो बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का। और ए और बी इसका आंसर ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर मजहरुल हक ने किया था। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि रचनात्मक चरण 1924 से 28 और बिहार। तो बिहार में 1924 जब महात्मा गांधी का जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है, क्योंकि उसमें हिंसा हो जाती है, चौरी चौरा कांड हो जाता है, तो क्या करते हैं, अपने आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और महात्मा गांधी में एक चीज की क्वालिटी ये थी कि कोई भी आंदोलन स्थगित होता था तो उसके साथ ही रचनात्मक चरण स्टार्ट कर देते थे। तो यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न, अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो ये था जीरादेई। जीरादेई क्यों? क्योंकि यह राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था, इसलिए गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थान कहा है। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो ये जो था वो दरभंगा था। खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने इसे आधुनिक तीर्थ स्थान कहा है। आगे देखते हैं कि अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी
ने दास स्मारक जो अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? तो 40,685 रुपये इकट्ठा किए थे। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था कहाँ से? तो 1921 में हुआ। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी, और उसको जो किसने किया था? तो ये राम विनोद सिंह जो थे। तो देखते हैं, राम विनोद सिंह जो थे, इनकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है? तो ये भागलपुर में स्थित नहीं रहा है। ये पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, अंत में मधुबनी में स्थित था। मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन बनवाया गया था। बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ? तो ये राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ। आगे देखते हैं कि किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार में पटना के बेटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो ये 4 मार्च 1928 को की थी। इसकी स्थापना पटना के बेटा में की गई थी। आगे देखते हैं कि मुंगेर में 1922-23 में इसकी अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? तो शाह मोहम्मद जुबेर थे, उनकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन इस सन में हुआ। तो ये सन जो है मार्च 1929 में हुआ था। बीपीएससी 46 में पूछा गया प्रश्न है। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे। आगे देखते हैं कि बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? तो शाहाबाद में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे। 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में आयोजित हुई थी 1935 में। ओके, इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक जांच समिति क्या किया था? स्थापना किया था। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? तो सूर्यनाथ चौबे किसान नेता नहीं थे। ये क्या थे? तो ये क्रांतिकारी थे। आगे देखते हैं कि नवंबर 1936 में बिहपुर यानी कि भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने और स्वामी सहजानंद ने, दोनों ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? तो बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। तो ऑप्शन सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ की गई थी? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में की गई थी। 1931 में गंगाशरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामनंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण इसके जो क्या थे? वो सचिव थे। आगे देखते हैं कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो पटना में, गया में क्या किया गया था? इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का मतलब संबंध था। बीपीएससी 42वें में पूछा गया प्रश्न है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में जो हुई थी 1934 में हुई थी। श्री नारायण सिंह क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। बीपीएससी 45 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसको? तो ये जाता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। बीपीएससी 46वीं में इसको पूछा गया है। ओके, आगे देखते हैं।
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है, 47वीं बीपीएससी में इसको पूछा गया है। स्वामी सहजानंद नेता थे किसके? तो ये स्वामी सहजानंद जो थे वो किसानों के नेता थे। सीडीपीओ 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था कब? तो 1934 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा जो थे वो क्या थे? सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में किसने जागृत किया था? तो जदुनंदन शर्मा ने जागृत किया था। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था किसने? तो स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था। नेक्स्ट देखते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1929 में हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था? तो इसका आंसर होगा 1932, सितंबर 1932 में। बिहार के प्रमुख नेताओं में शामिल कौन कौन थे? तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन शामिल थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2 और 3, यानी कि अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में ये लोग शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं कि साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार। जब साइमन कमीशन मतलब उधर से 1928 में साइमन कमीशन यहाँ पे आता है, तो उसमें देखते हैं कि मतलब क्या बिहार में कैसे कैसे उसका विरोध किया जाता है और कौन कौन से आंदोलन उससे संबंधित है। देखते हैं कि 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो मजहरुल हक का हस्ताक्षर नहीं था। इनमें साइमन कमीशन की भर्त्सना यानी कि शिकायत मतलब उसका विरोध किया गया था। इसमें प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे। ओके, आगे देखते हैं कि बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो इसका आंसर होगा सर अली इमाम। सर अली इमाम। यह सम्मेलन पटना में हुआ था और सर अली इमाम ने सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो 1928 6 दिसंबर 1928 से बिहार प्रांतीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता जो है श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो राजनैतिक पीड़ित दिवस जो है 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। स्टार लगा लीजिए, मे बी इसका चांस बन रहा है आने का, क्योंकि पीपीएससी ऐसे क्वेश्चंस को पूछ रही है। ओके, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। राजनैतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आया? तो साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को आया था। आगे देखते हैं, हाँ, साइमन कमीशन कब पटना आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन थे। और 7 नंबर जो प्रश्न देखेंगे कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें ये सभी बातें सही है। कौन सी बातें? तो स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे, और वायसराय की 31 अक्टूबर को घोषणा की उसमें उसको क्या किया गया? निंदा किया गया। ओके, तो सभी सही है। अब देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से देखते हैं क्या क्या है। तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो बिहार में पटना एवं शाहाबाद से हुआ। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ। इस दिन बिपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों की सुमेलियत कीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी है, यानी कि ए का 2, यानी कि जगत नारायण लाल पटना से संबंधित थे। बी का 1 श्री कृष्ण सिंह जो है वो मुंगेर के नेता थे। और सी का देखते हैं, सी का 3 है, यानी कि सत्यनारायण सिंह दरभंगा से। और डी का क्या है? 4 है, रामदयालु सिंह जो थे वो मुजफ्फरपुर। और यही रामदयालु सिंह, आप आरडीएस कॉलेज का नाम जानते होइएगा। रामदयालु सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, बहुत ही मतलब अच्छा कॉलेज है। तो आरडीएस कॉलेज भी मतलब इन्हीं के नाम पे, रामदयालु सिंह के ही नाम पे है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि पटना में नमक सत्याग्रह कब हुआ था?
पटना में जो नमक सत्याग्रह हुआ था 16 अप्रैल 1930 को हुआ था। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार गांधी को जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने इनको विचार दिया था कि आप चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन कीजिए, लेकिन उनको क्या किया था, उन्होंने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया, ठीक है, लेकिन बाद में उसको स्वीकार किया। ओके, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो बेतिया में शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था कब? तो 1929 में हुआ था। इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? सर अली इमाम बनाए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन स्थापित किया? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी जो थे उनके मतलब उनके अध्यक्षता में एक संगठन स्थापित किया, और इस संगठन का उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना को लोकप्रिय बनाना था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अनुराग सिंह थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा जेल के उन्होंने क्या किया था? जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के की थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर के की थी। छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की। मांग नामंजूर हो जाने पर नंगा रहने का निश्चय लिया था। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे किसके? सर्चलाइट के। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ की पुलिस की गोली 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई? तो ये तारापुर में, मतलब वहां पे 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई पुलिस की गोली के द्वारा। ये 15 फरवरी 1932 को हुआ था। कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। नेक्स्ट देखते हैं बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 6 नवंबर 1932 को हुई थी। यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं कि 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने की थी। राधिका रमन प्रसाद सिंह सूरजपुरा के राजा थे। आइए देखते हैं कि बिहार 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त क्षेत्र कौन सा हुआ था? तो मुंगेर हुआ था। 15 जून 1934 को भूकंप आया था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए श्री राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है किसको? तो राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया था? तो पटना में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बीपीएससी 42वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। मैजिक लालटेन याद रखिएगा, मैजिक लालटेन किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। मैजिक लालटेन का लेक्चर जो है मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े यानी महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं और तुम लोग को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं। तो ये आचार्य कौन थे? आचार्य कृपलानी थे। हसन इमाम की पुत्री का क्या नाम था? तो शमी उनका नाम था। पटना में स्वतंत्रता संघर्ष में इन्होंने क्या किया था? अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? तो बीरपुर भागलपुर में ऐसा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी। इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, जोगेंद्र
प्रसाद, द्वारिका नाथ, श्यामनंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो छपरा से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 6 महीने की सजा हुई थी। ओके, नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो 15 फरवरी 1932 को घटी थी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि सविनय संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 1939, इसमें क्या था? तो बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1920 को हुआ था। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार से अलग कर, जिसको एसपी सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? तो 1936 में उड़ीसा से अलग करके नया प्रांत बनाया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उड़ीसा को बिहार से पृथक कर नया प्रांत बनाया गया था। 1935 का अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए कहाँ पे? तो 22 से 27 जनवरी 1937 को हुए। बिहार सभा के चुनाव में कुल मतदाताएं यानी कि 24,12,229 थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो ये 98 सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई थी? तो 152 जगहों पर हुई थी। राज्य में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे एमजी हैलेट थे। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं कौन? तो मोहम्मद यूनुस। तो राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया और क्या हुआ कि लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से क्या किया कि इनकार कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहम्मद यूनुस हैं। ओके, उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पद नाम प्रयुक्त होता था, मुख्यमंत्री का नहीं होता था। मोहम्मद यूनुस मुस्लिमों के इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। बिहार राज्य में ही पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था 20 जुलाई 1937 को। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी यानी कि प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, आजकल वर्तमान समय में मुख्यमंत्री और मतलब उस समय प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री थे। ओके, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों के मामले को लेकर के कब दिया था? तो 15 फरवरी 1938 को दिया था। राजबंदियों के रिहाई के आदेश के उपरांत बिहार मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र वापस ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया था। 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया था। इसके विरोध में सभी प्रांतों की कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। आगे देखते हैं कि बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 से 1939 द्वारा कौन से कार्य किए गए? तो इसमें सभी कार्य किए गए थे। कौन कौन? तो हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधित कार्य, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938, बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ओके, ऑप्शन डी सही। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ था? तो पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी।
नेक्स्ट देखते हैं कि 1937 में बिहार के कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? तो ये जो है बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 से पृथक हुआ था। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनी थी? तो 1937 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो कोई भी नहीं चुने गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना हुआ था। कहाँ पे? तो 1774 में हुआ था। आगे देखते हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 28 नवंबर 1940 को हुआ था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। आगे देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आजादी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? तो इनको बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि या तो हजारीबाग जेल होगा या फिर बांकीपुर जेल होगा। तो ये बांकीपुर जेल मतलब होगा। बीपीएससी 43 में पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, कौन भेजा था? तो जिलाधिकारी WG ऑर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीतियों के विरोध में महाधिवक्तायन के एडवोकेट जनरल के पद से त्याग दे दिया था? तो बलदेव सहाय ने दे दिया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दे दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय जो गोलीकांड हुआ था कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को जेल भेज दिया गया। 8 अगस्त या 9 अगस्त को, ऐसे दो जगह कन्फ्यूजन है। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? तो कहीं कहीं 8 और कहीं कहीं 9 अगस्त देता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग उसको कर लेंगे। तो 9 अगस्त को क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद को जेल भेज दिया गया और 11 अगस्त को क्या हुआ कि पटना सचिवालय में सचिवालय में गोली कांड हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7। तो पटना सचिवालय में यह गोलीकांड हुआ था, तो 7 छात्र थे, वे उसमें मारे गए थे। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो सीताराम केसरी शामिल नहीं थे। बाकी इसमें पटना सचिवालय में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे, रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे। उसके बाद से फिर है कि जगपति कुमार थे, देवीपद चौधरी थे, राम गोविंद सिंह थे, राजेंद्र सिंह थे। ये सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। ओके, तो आगे देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन का प्रारंभ किया? तो पटना न्यूज का ये क्या हुआ कि प्रकाशन का प्रारंभ किया था। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस गोली में कहाँ हुई थी? तो सिवान में हुई थी। आगे देखते हैं कि 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो कटिहार में हो गई थी। ओके, आगे देखते हैं कि बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया था? तो कटिहार में वो मतलब उसकी स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? तो तिरहुत में रहा था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? बीपीएससी 41वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछा गया है इसको, और पूछे जाने की संभावना है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन होगा। उनको भारत छोड़ो आंदोलन में उनको क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिलती है। वो क्यों मिलती है, कारण भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो वो इसलिए मिलती है कि उस समय गांधी जी और जितने भी राजनीतिक नेता थे उनको क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। और ये जयप्रकाश नारायण क्या होकर भूमिगत होकर के आंदोलन को सक्रिय कर रहे हैं। ओके, और उसका नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो 1 और 4 यानी कि बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज्यादा रहे। तो 1 और 4 इसका सही आंसर हो, 1 और 4। ओके,
श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी नाम था उनका। ठीक है, बीपीएससी 43वें में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर पटना। ये ऊपर भी प्रश्न आ चुका है। ओके, महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इनमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो ये पटना था। बीपीएससी 43वें में ये पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंधित है। 44वें बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। 7 दिसंबर 1942 को श्री जोगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो ये पटना लाए गए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था? तो ये भागवती देवी इनकी बहन का नाम था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जगत नारायण को भी बांकीपुर ही जेल में भेजा गया। अगस्त 1942 को कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो ये मुंगेर में वो विमान क्या हुआ था कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसमें जो सवार 2 विमान चालक थे उसको लोगों ने मार दिया था। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन किया था। कहाँ पे? तो नेपाल में किया। तो यही नेपाल से ये भूमिगत होकर के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो नेपाल में ही आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था तथा उसने कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया था। आजाद दस्ता का गठन हुआ था, क्यों हुआ था? तो अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, सॉरी ये गलत ऑप्शन है, तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए और जो युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यानी कि बी और सी दोनों के लिए हुआ था। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो ये जो दल सक्रिय था सियाराम दल सक्रिय था। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया। इसने ही भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया था। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे तो कौन थे? तो सूरज नारायण सिंह थे। इस आजाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में बिहपुर घटना का संबंध है किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। आगे देख लेते हैं कि भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था। किसने किया था? सियाराम सिंह ने किया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह किसने कहा था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। बीपीएससी 42वें में पूछा हुआ प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया गया? तो फरवरी 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई? तो अप्रैल 1946 में हुई। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलभद्र याजी थे। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो उपयुक्त सभी यानी कि अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर सैयद सहमूद और उसके बाद से जगलाल चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं कि 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई। कितनी? तो 98 सीटें प्राप्त हुई थी। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री बने। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम थे। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था कब? तो 1950 में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? तो जयराम दास दौलतराम थे। ओके, आगे देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ, अब ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करें। तो इसका आंसर बी है, यानी कि कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को जो है 34 सीटें प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे देखते हैं सी का 4 है, यानी कि मोमिन को
5 सीटें प्राप्त हुई तो निर्दलीय को 12 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी होगा, बी इसका ऑप्शन सही है। कांग्रेस 98, मुस्लिम लीग 34, मोमिन 5 और निर्दलीय 12। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था कौन सा? तो बिहार था। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन अग्रणी कौन था, कौन राज्य था? तो ये प्रांत जो था वो बिहार प्रांत था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय या पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किस जिलाधीश ने दिया था? तो ये WG ऑर्चर ने दिया था। ठीक है, WG ऑर्चर को आप लोग याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को ही जला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए कौन? तो श्याम बिहारी लाल मारे गए। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र की अध्यक्षता में किन की अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में क्या हुआ कि इसके बाद से फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो सारण जो है 1942 में अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो मधेपुरा के थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। आगे देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो शांति देवी की अध्यक्षता में एक विराट सभा का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में दरोगा साहब को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे। चलिए, तो ये जो हुआ था ये सारण जिला में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग के जेल से भाग निकले थे? तो जोगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र एवं गुलाली सोनार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो ये सरस्वती देवी। ठीक है, प्रभावती देवी को किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना की प्रभावती देवी स्वतंत्रता सेनानी थी। 48वीं से 52वीं BPSC में पूछा गया प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाना था? तो हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आज़ादी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, यही उनका इश्तिहार यानी कि नारा था। ठीक है, और इस टॉपिक को भी यहाँ पे देख लेते हैं। स्वतंत्रोत्तर बिहार यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो बिहार की स्थिति क्या थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। तो भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? तो ये बिहार बनाया था। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बनाया गया। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो बिहार में बना था। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारी ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये 1955 में हुई थी। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था 1955 में। यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? तो कोसी बांध को किया गया। कोसी बांध का निर्माण जो 1954 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? तो 1967 में हो गई थी। सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई है। यह घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी थी। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया है। किसको? छात्रों को कहा जाता था। ठीक है, पटना महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। 35 छात्रों की जो हत्या कर दी गई थी ना गोली मार के, इसी वजह से। ठीक है, पटना
स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। बिहार नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1967 से 69 से शुरुआत हुई थी। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिला से हुई थी? तो भोजपुर जिला से हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता के सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, और उसके बाद से रामलखन सिंह यादव, और उसके राघवेंद्र नारायण सिन्हा, सत्येंद्र नारायण सिंह एवं जीविका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप पाया। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। आगे देखते हैं कि बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद थे। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो महामाया सरकार ने कर दी थी। 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है। महामाया सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए। संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है वो बिहार से संबंधित है। संपूर्ण क्रांति को बिहार आंदोलन भी कहा गया है। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1974 में जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी किसने? छात्रों ने की थी। यह मुख्यतः छात्र आंदोलन था। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आजादी कहा गया है? तो संपूर्ण क्रांति को कहा गया है। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा कहा जाने लगा था। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। ओके। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पटना से हुई। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आगे देखते हैं कि बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये कथन गलत है। बाकी जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया था कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। ओके। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में एक था। ओके। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो 5 जून 1974 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? तो मुंगेरी लाल कमीशन पर यह पिछड़ों का आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था। जनता पार्टी की सरकार थी। कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की इस रिपोर्ट को मान लिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है कौन सा? बिहार है। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1980 में दिया गया। यह कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने किया था। और आप लोगों को भी पता होगा कि जगन्नाथ मिश्र का हाल में ही निधन हुआ है। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो भागलपुर से संबंधित है। भागलपुर के 33 कैदियों को आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया। आप लोगों ने गंगा जल मूवी, जो अजय देवगन की बहुत अच्छी मूवी है, प्रकाश झा उसके निर्देशन प्रकाश झा ने किया है, एक बार देखिएगा। उसमें बहुत मोटिवेशन भी है और बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है। तो वो रियल कहानी है। तो रियल कहानी कहाँ की है? तो भागलपुर की है। तो एक बार देखिएगा उसमें। और बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? तो 1980 में घटी थी। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। डॉक्टर वहीं जगन्नाथ मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, भागलपुर में हुए थे। 24 अक्टूबर 1989 को रामशिला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। बिहार में डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो 1994 में, दिसंबर 1994 में। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। कब किया गया? तो 2002 में किया गया। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो 13 नवंबर 2005 में घटी थी।
चलिए ठीक है। तो आज के आधुनिक बिहार के इतिहास में मैंने तो कुछ स्वतंत्रता के मतलब बाद का भी बिहार को मैंने करवा दिया, और बिहार को जिसमें 36 प्रश्नों को मैंने करवाया। तो वो इसलिए करवा दिया क्योंकि जयप्रकाश नारायण और फिर से मतलब और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आधुनिक बिहार में ही उसको, आधुनिक बिहार के इतिहास में भी उसको भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको भी इसी मतलब इसी वीडियो में करवा दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए ज्ञान जो है ना बांटने से बढ़ता है। ठीक है, और हाँ, आपको इसको अगर आप चाह रहे हैं कि एक भी प्रश्न आपका बिहार स्पेशल से ना छूटे, तो आप लोग इस वीडियो का कम से कम 2 बार तो जरूर देखेंगे। 2 बार देखने से ये होगा, एक बार अभी देख लीजिए और एक बार फिर एग्जाम के टाइम में आप लोग देख लीजिएगा। तो इससे ये होगा कि आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और मेरी गारंटी के साथ, ठीक है, 100% गारंटी है कि अगर इससे बाहर का कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता है बिहार स्पेशल में। ठीक है, सारे प्रश्नों को इसमें संकलित कर दिया गया है। चलिए, और बहुत सारा आप लोगों ने जो GSIQ एजुकेशन को इतना सारा प्यार दिया है उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और हाँ हाँ, रुकिए 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 एक सेकेंड। आप वीडियो को तो आपने देख लिया, बस एक लाइक करते जाइए और अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में देते जाइए। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हमको भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का GSIQ एजुकेशन से जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप अपना प्यार इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को देते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद GSIQ एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए।